किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहता हो मल्टीपल ग्रैन्युलैरिटी से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। अच्छा, हमारे पास आगे जो टॉपिक है मल्टीपल ग्रैन्युलैरिटी के बाद टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर क्या चीज़ होती है, हमने प्रीवियसली भी टाइम स्टैम्प बेस देख लिया था कि टाइम स्टैम्प बेस के अंदर हमें किस तरह से डेडलॉक प्रिवेंशन की थी, डेडलॉक से बचे थे। हमारे पास ओल्डर ट्रांजैक्शन और यंगर ट्रांजैक्शन आई थी। वो सारा सिनेरियो हमारे पास बेसिक सिनेरियो था टाइम स्टैम्प बेस का। उस टाइम स्टैम्प बेस के अंदर रहते हुए अगर हम आगे इसका स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी भी कंकरेंसी कंट्रोल के मेथड को अप्लाई करते हैं और कंकरेंसी कंट्रोल के मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं, तो उस प्रोटोकॉल में टाइम स्टैम्प बेस का क्या काम है और टाइम स्टैम्प बेस किस तरह से अपने सिनेरियोज को लेकर चलता है। अच्छा, अब ये इसमें आपको इस सिस्टम में आपके पास जो है वो टाइम स्टैम्प होता है, अलॉट किया जाता है किसी भी एक ट्रांजैक्शन को। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो है आपको कहता है कि इफ एन ओल्ड ट्रांजैक्शन टी आई हैज अ टाइम स्टैम्प टी एस आई, a new transaction tj is assigned timestamp tj such that tsi would be less than tsj। इसमें किसी चीज को कोई प्रॉब्लम है तो आ सकते कि आपके पास ओल्डर ट्रांजैक्शन है टी आई और यंगर ट्रांजैक्शन कौन सी है टी जे, तो टी आई का जो टाइम स्टैम्प होगा वो लेस देन होगा टी जे के टाइम स्टैम्प से, ट्रांजैक्शन टी जे के टाइम स्टैम्प से। क्यों? क्योंकि टी आई ओल्डर ट्रांजैक्शन है, उसका टाइम स्टैम्प ओल्डर है और उसका टाइम स्टैम्प भी कम रह जाता है। यंगर ट्रांजैक्शन ने अभी स्टार्ट किया है तो उसका टाइम स्टैम्प काफ़ी ज़्यादा रहता है। अलॉट ऑफ टाइम इज रिमेनिंग फॉर अ टाइम स्टैम्प टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शन। तो ये सिनेरियो हमारे पास आता है कि हमेशा जब हम ओल्डर ट्रांजैक्शन और यंगर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के अंदर, तो ट्रांजैक्शन का जो टाइम स्टैम्प होगा इट विल बी लेस देन द यंगर ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये इसको मैनेज इस प्रोटोकॉल को इसलिए किया जाता है ताकि हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर सकें, कंकरेंसी को कंट्रोल करके कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर सकें, मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एक सीरियलाइजेबल ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकें। ठीक है, अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि मल्टीपल सीरियलाइजेबिलिटी परफॉर्म कर सकें किसी भी एक डाटा आइटम के लिए, ठीक है, और उसके ऊपर टाइम स्टैम्प इवॉल्व करवा सकें। अब हमारे पास दो किस्म के टाइम स्टैम्प आते हैं, यंगर और ओल्डर ट्रांजैक्शन। तो हमने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग देख ली कि टाइम स्टैम्प हमारे पास क्या था। अगर हमारे पास टाइम स्टैम्प स्टार्ट हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और काफ़ी देर से वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन, तो उसका टाइम स्टैम्प ओल्डर हो गया। जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो ऑपरेशन कंप्लीट करी, जो जस्ट अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करी और उसने अभी जस्ट टाइम स्टैम्प कैरी किया, तो उसका टाइम स्टैम्प हमारे पास यंगर होगा और वो ट्रांजैक्शन भी यंगर होगी। तो ये हो गया ओल्डर ट्रांजैक्शन और यंगर ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प की बेस के ऊपर। फिर टाइम स्टैम्प की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं आगे, एक राइट टाइम स्टैम्प होता है और एक रीड टाइम स्टैम्प होता है। तो हम डेटाबेस में टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प होता है फॉर राइटिंग पर्सपेक्टिव के लिए, राइट ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन राइट करके उसको सक्सेसफुल कर दे, तो उसके लिए जो हम टाइम स्टैम्प यूज करते हैं सबसे लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प, ये हमारे पास एक कैलिपर होता है। बाकी सारे टाइम स्टैम्प हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। ये दो सबसे मेजर आपके पास टाइम स्टैम्प की टाइप्स हैं, एक राइट टाइम स्टैम्प और एक रीड टाइम स्टैम्प। जो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प फॉर द रीडिंग पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन होगा तो वो आपके पास आर टाइम स्टैम्प होगा, और जो राइटिंग पर्सपेक्टिव होगा तो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प को क्या होगा, राइट डब्ल्यू टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन डब्ल्यू टाइम स्टैम्प एंड आर टाइम स्टैम्प। किसी को मसला टाइम स्टैम्प के बेस के ऊपर प्रोटोकॉल के ऊपर और ओल्डर और यंगर ट्रांजैक्शन की बेस के ऊपर और उसकी मेजर टाइप के ऊपर किसी को तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, आगे हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, जब हम ऑर्डर करते हैं ट्रांजैक्शन को और उनकी टाइम स्टैम्प को उनके अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हैं, तो हमारे पास कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है रीड और राइट के दरमियान। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दो ट्रांजैक्शन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स किस किस जगह पर आते हैं। तीन किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे पास। रीड रीड के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा,
रीड राइट के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट रीड के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उसके साथ ही फिर राइट राइट के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन का उसके टाइम स्टैम्प ऑर्डर को चेक करते हैं कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन है टी आई जिसको हम रीड टाइम स्टैम्प अलॉट कर दिया गया, वो रीडिंग करेगा, ठीक हो गया। अब उसका जो टाइम स्टैम्प है किसी भी ट्रांजैक्शन का, अगर वो लेस देन का मतलब है कि वो ओल्डर है या इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प क्यों है, तो वो क्या कर देगा। अब सिर्फ रीड के लिए हमने टाइम स्टैम्प अलॉट किया हुआ है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रीड कर सकती है, और वो ट्रांजैक्शन जो रीड कर रही है डाटा क्यू को, ठीक है, और उसका टाइम स्टैम्प ओल्डर है या इक्वल है, then write timestamp of this specific data item क्यों। तो वो उस ट्रांजैक्शन टी आई के साथ क्या करेगा, नीड टू रीड अ वैल्यू ऑफ क्यों, उसको रीड वैल्यू क्यों चाहिए। अब देयर वाज अ ऑलरेडी ओवर रिटन जो कि ओवर राइट हो चुकी है, अब ऐसा डाटा वो रीड करेगी ट्रांजैक्शन टी आई अपने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग डाटा डाटा आइटम 2 के ऊपर जो कि ओवर रिटन हो चुका है, जिसको राइट टाइम स्टैम्प लगाकर ओवर राइट कर दिया गया। तो इस सूरत में फिर रीड ऑपरेशन इज रिजेक्टेड, और टी आई जो आपके पास टाइम स्टैम्प लेकर आई थी रीड का, कि वो डाटा आइटम को रीड करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, रोल बैक हो जाएगी। एक तो ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाएगा रीड का, क्योंकि राइट के साथ रीड का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता अगर उसके ऊपर राइट का टाइम स्टैम्प लगा हुआ है। और सबसे अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम स्टैम्प जो है वो आपके पास डब्ल्यू टाइम स्टैम्प है, राइट टाइम स्टैम्प और आर टाइम स्टैम्प। तो हमारे पास बाकी जितने ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प होंगे वो हम इनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन में ये कंपेयर कर लिया कि अगर ट्रांजैक्शन लेस देन आर इक्वल टू है तो वो रीड के ट्रांजैक्शन उस टाइम स्टैम्प को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ऑपरेशन रीड नहीं करने देगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, और वो क्या कर देगा, उसको रोल बैक कर देगा। दूसरी सूरत में अगर उस मैक्सिमम लिमिट जो हमारा थ्रेश होल्ड है डब्ल्यू टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू डाटा आइटम का राइट टाइम स्टैम्प जिसको हम राइट कर रहे हैं डाटा आइटम को, उसमें अगर उस रीड के लिए उस ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए जो कि उस डाटा आइटम को रीड करना चाहती है, अगर उसका टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, मतलब ये यंगर ट्रांजैक्शन होती है। जब ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प होगा, ग्रेटर टाइम स्टैम्प जिसका होगा तो वो यंगर ट्रांजैक्शन। अब जब यंगर ट्रांजैक्शन आ गई है तो वो क्या करेगा, द रीड ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि राइट टाइम स्टैम्प से उसका जो टाइम स्टैम्प है वो ज्यादा है, यंगर है। तो यंगर की सूरत में वो क्या करेगा, ऑपरेशन रीड करने देगा, ओल्डर के लिए वो रीड करने नहीं देगा, उसको रोल बैक करवा देगा, वो टाइम स्टैम्प के ऊपर रेमुलेटेड है। लेकिन अगर यंगर ट्रांजैक्शन है और उसका टाइम स्टैम्प ग्रेटर है तो वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और फिर डब्ल्यू और उस क्यू डाटा आइटम के ऊपर जो सबसे मैक्सिमम राइट टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, सबसे मैक्सिमम टाइम स्टैम्प लगा हुआ है वो राइट का लगा हुआ है। जब इसके दौरान रीड टाइम स्टैम्प का ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प आ जाता है और वो उससे यंगर हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है, तो एक तो ऑपरेशन परफॉर्म करने देगा, और दूसरा वो क्या कर लेगा, सेट कर लेगा मैक्सिमम टाइम स्टैम्प राइट की बजाय रीड को, रीड टाइम स्टैम्प को मैक्सिमम सेट कर देगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास राइट टाइम स्टैम्प मैक्सिमम है और उसका कंपैरिजन हम रीड के टाइम स्टैम्प से करवा रहे हैं। तो जब यंगर ओल्डर ट्रांजैक्शन होगी तो उसको वो अलाउ नहीं करने देगा और उसको रोल बैक करवा देगा। फिर दूसरी सूरत में क्या होगा कि अगर वो ग्रेटर देन यंगर ट्रांजैक्शन आ गई तो फिर क्या कर देगा, उसको सेट एज अ मैक्सिमम कर देगा और टी एस को एग्जीक्यूट होने देगा कि टी एस आई को ये हमारे पास मैक्सिमम आ गई है। टी एस आई की बदौलत के हमारे पास टी आई जो है वो रीड का टाइम स्टैम्प लेकर आ रही है, डाटा को रीड करना चाह रही है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन टी आई, तो वहां पर उसके लिए रीड का टाइम स्टैम्प हाईएस्ट कर दिया जाए ताकि इन दोनों के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे और वो डाटा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये था यंगर ट्रांजैक्शन और ओल्डर ट्रांजैक्शन का कंपैरिजन with the timestamp to the highest timestamp of the right timestamp of that item Q and right stamp of that item Q for the younger transaction। इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है इस कंपैरिजन में? ये हमारे पास इशू है राइट और रीड के, हम कॉन्सेप्ट को यहाँ डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम
इन चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम देखेंगे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के अकॉर्डिंग हम जस्टिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कौन सी ट्रांजैक्शन उस डाटा आइटम के ऊपर कोई चेंजेस क्रिएट करती है या आगे प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब ये तो था कि हमारे पास ट्रांजैक्शन टी आई जो था वो इशू कर रही थी रीड के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही थी। अब जब वही टी आई ट्रांजैक्शन राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करेगी तो राइट के लिए वो क्या करती है, अगर वो कंपेयर करती है रीड के हाईएस्ट टाइम स्टैम्प के साथ, कॉन्फ्लिक्ट रीड के साथ आना है उसका और राइट के साथ आना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जब रीड का टाइम स्टैम्प अलॉट हो रहा था टी आई को तो उसका कॉन्फ्लिक्ट आना था रीड राइट के साथ, ठीक है, तो इसलिए उसको राइट के टाइम स्टैम्प के साथ कंपेयर किया गया। समझ आ गई बात। और फिर जब जिस कंडीशन में उसको अलाउ करता है एग्जीक्यूशन उसको अलाउ करने देगा फॉर ओल्डर ट्रांजैक्शन, और जिसमें वो अलाउ नहीं करने देता फॉर ओल्डर ट्रांजैक्शन उसमें अलाउ नहीं करेगा, और जिसमें वो अलाउ करने देता है तो उसमें फिर वो उसको अलाउ करने देगा आगे फॉर अ रीड ट्रांजैक्शन, ताकि उसका रीड के साथ रीड का कॉन्सेप्ट ना है कि वहाँ वो अगर ग्रेटर देन आ जाए यंगर ट्रांजैक्शन के लिए तो मैक्सिमम टाइम स्टैम्प है राइट की जगह वो रीड फिक्स कर देता है। अब रीड के साथ वो रीड करने देगा डाटा आइटम को। यहाँ पर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम देखें तो ये देखें आपके पास सबसे पहले राइट के टाइम स्टैम्प को रीड के साथ कंपेयर कर रहा है क्योंकि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आना ही है। अगर आपके पास इसका टाइम स्टैम्प टेबल लेस निकालो देन और रिवीजन करो, मैं सुनता हूँ। महमूद आप जो महमूद अब्बासी है ये अपना बेटा माइक ऑफ कर दें। अच्छा, जो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर राइट का टाइम स्टैम्प आ रहा है तो उस राइट के टाइम स्टैम्प से वो कंपेयर करता है टीएस ट्रांजैक्शन लेस देन राइट टाइम स्टैम्प। ये अब टाइम स्टैम्प हाईएस्ट टाइम स्टैम्प यहाँ पर जो है वो फिक्स किया गया है रीड वाला। अब इसके साथ इसकी कंपैरिजन हो रही है क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आना है, राइट का रीड के साथ कॉन्फ्लिक्ट आना है, तो यहाँ पर वो कंपेयर कर रहा है। वो कहता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन इसका जो टीएस है वो लेस देन है आर टाइम स्टैम्प, मतलब लेस देन का मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजैक्शन जो राइट का टाइम राइट के लिए आ रही है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, उस ट्रांजैक्शन का जो टाइम स्टैम्प है वो लेस देन है आर के टाइम स्टैम्प से, मींस कि ये ओल्डर ट्रांजैक्शन है। तो अगर ओल्डर ट्रांजैक्शन है देन द वैल्यू ऑफ द क्यू एंड दैट टी इज प्रोड्यूसिंग was needed previously and the system assumed that that value would never be produced। अब वहां पर तो वो उसको राइट कर देगा कि ये इसने टी आई के जरिए से इसको वैलिडेट कर दिया, लेकिन सिस्टम को ये पता नहीं चलेगा कि उसने ये वैल्यू प्रोड्यूस की है राइट के लिए, टी आई के लिए। इस सूरत में जो राइट ऑपरेशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और टी आई को रोल बैक कर दिया जाएगा ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। ओल्डर ट्रांजेक्शन को चाहे हम ओल्ड ट्रांजेक्शन जो हमारे पास है चाहे वो हम रीड राइट के कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे थे या हम राइट रीड के कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे हैं, तो दोनों टाइम पे वो रोल बैक हो रही है। अच्छा, अब इसी ट्रांजैक्शन अब राइट का राइट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। जब इसी राइट के ट्रांजैक्शन वाले यूनिट को अगर उसके टाइम स्टैम्प को कंपेयर करें राइट मैक्सिमम राइट टाइम स्टैम्प के साथ, तो वहां पर अगर ये दोबारा वही सूरत देता है कि लेस देन आ जाता है अगर टाइम स्टैम्प इससे, तो ये कहेगा अटेम्प्टिंग टू राइट एन ऑब्सोलीट वैल्यू ऑफ क्यों। अब यहाँ पर टाइम स्टैम्प लगा हुआ है क्यों, वो इसको राइट कर रहा है, ये राइट का टाइम स्टैम्प है, ये इसके ऊपर लगा हुआ सबसे मैक्सिमम टाइम स्टैम्प है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ से लेस देन आ जाती है तो वो लेस देन की सूरत में वो क्या करेगा, अगर वो डाटा को राइट भी करने देगा तो इस सूरत में वो कॉन्फ्लिक्टेड डाटा होगा, मतलब गलत डाटा राइट होगा। पहले एक चीज राइट हो रही है किसी राइट के मैक्सिमम राइट टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग, दूसरी नई ट्रांजैक्शन आकर उसको राइट करना चाहती है और वो राइट करती है और उसका टाइम स्टैम्प भी कम है, मीन्स के वो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, तो वो उसको अलाउ कर देती है कि वो राइट कर ले, लेकिन वो उस टाइम पे ऑब्सोलीट वैल्यू राइट करेगा। ऑब्सोलीट वैल्यू वो होती है जो रॉन्ग वैल्यू होती है, गलत वैल्यू होती है कि उस टाइम पे एक चीज अपडेट हो रही है, राइटिंग हो रही है डाटा की, उसी टाइम पे दूसरी ट्रांजैक्शन अपना टाइम स्टैम्प कैरी करके आती है और कंपेयर करती है मैक्सिमम टाइम स्टैम्प डब्ल्यू के साथ, और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इस सूरत में वो ऑब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो राइट करेगी। उससे बचने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए राइट के ऑपरेशन को वो रिजेक्ट कर देता है और फिर दोबारा से टी आई को रोल बैक कर देता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, राइट टाइम स्टैम्प इज सेट टू बी अ टीएस टाइम स्टैम्प, और राइट स्टैम्प जो है वो जो मैक्सिमम राइट
टाइम स्टैम्प है वो उसको अलॉट कर देगा टीएस को। अगर ये लेस देन हो तो ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन हो गया मीन्स कि अदरवाइज का मतलब ये ग्रेटर देन हो गया टाइम स्टैम्प इस राइट के टाइम स्टैम्प से, तो वो क्या करेगा, ऑपरेशन को अलाउ करने देगा और टीएस का जो टाइम स्टैम्प था राइट करने के लिए, ऑपरेशन राइट करने के लिए, उसको वो राइट का टाइम स्टैम्प दे देगा कि ये राइट टाइम स्टैम्प बना लो। जो पहले राइट टाइम स्टैम्प या थ्रेशोल्ड आपने बनाया था मैक्सिमम, उसकी बजाय आप इसके टाइम स्टैम्प को मैक्सिमम टाइम स्टैम्प अलॉट कर दो। इसमें किसी यहाँ तक किसी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? टाइम स्टैम्प क्या था, राइट टाइम स्टैम्प है, रीड टाइम स्टैम्प क्या है, फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी कर लिया। यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अच्छा, आगे आपके पास ये स्केड्यूल्स आ गए। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है फैसल? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। ठीक है, समझ भी आ रही है सबको? हाँ, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपके पास एक एग्जांपल आ जाता है जिसका आपके पास जो है वो टाइम स्टेप दिए गए हैं T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, तो ये एक स्केड्यूल बनाया गया है ट्रांजैक्शंस के लिए। उसमें एक आपके पास बाय को रीड कर रहा है और दूसरा उसी टाइम पे T2 जो है वो रीड कर रहा है। तो ये देखें यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसी टाइम पे जब रीड देखें, अब कुछ ऑपरेशन अबॉर्ट हो रहे हैं, कुछ ऑपरेशन अबॉर्ट नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ पर T1 जो है वो जो है वो रीड कर रहा है डाटा को, T2 जो है वो भी रीड कर रहा है टाइम स्टैम्प को, और T3 जो है वो क्या कर रहा है, Y को राइट कर रहा है। ठीक है, जब वो Y को राइट कर रहा है, अब ये इससे पहले कर रहा है T3। इसी टाइम पे TX जो है वो सबसे पहले T5 जो है वो आपके पास X डाटा आइटम को रीड कर रहा है। उसके बाद T2 जो है वो Y डाटा आइटम को रीड कर रहा है, और उसके बाद T1 जो है वो Y डाटा आइटम को रीड कर रहा है। तो ये सारी की सारी रीड वाली अलाउ हो गई। अब इस टाइम पे कोई चीज राइटिंग नहीं हो रही। उसके जस्ट आफ्टर T3 जो है वो क्या कर रही है, राइट कर रही है। Y डाटा आइटम को अलाउ कर देगा, राइट करने देगा। उसी टाइम पे साथ में Z डाटा आइटम को भी राइट कर रही है। उसके बाद वो नेक्स्ट ऑप्शन में T5 जाता है, डाटा को रीड करता है, डाटा को रीड करने देगा। ठीक है, डाटा उसने रीड करना है जस्ट, और उसका वही जो अभी हमने पीछे ये कंपैरिजन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, और उस कंपैरिजन में हमने देखा कि किस तरह से इसने इस रीड को अलाउ कर दिया डाटा आइटम Z को रीड करने के लिए, क्योंकि T3 उस टाइम पे रीड कर रही है। अब यहाँ जब T2 की बारी आई तो T2 उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि T2 उसको अलाउ इसलिए नहीं करेगा कि यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा। T3 ने पहले उससे चीज ले ली है, यहाँ पर ये T2 जो है वो टाइम स्टैम्प कम है। T2 टाइम स्टैम्प कम होगा, T5 का टाइम स्टैम्प ज्यादा होगा, तो वो इसलिए उसको रीड करने दे रहा है T5 को, और T2 को रीड करने नहीं दे रहा क्योंकि उसका टाइम स्टैम्प कम है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट के जरिए से उसको रिजॉल्व नहीं करने देगा, तो वो रीड के ऊपर राइट के ऊपर हावी नहीं होगा, इसलिए वो उसको रीड भी नहीं करने देगा। इसी तरह उसके बाद आपके पास रीड कर देता है X डाटा आइटम को, वो उसको रीड करने देगा क्योंकि इस टाइम को कोई राइटिंग या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। जस्ट सबसे पहले T5 जो डाटा आइटम सबसे बड़ी थी वो रीड कर रही थी, तो ये इसको भी रीड करने देगा। रीड के साथ रीड का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसके बाद जस्ट आफ्टर आपके पास W डाटा आइटम है जिसको T4 जो है वो रीड कर रही है, रीड करने देगा क्योंकि किसी के पास अभी तक ऊपर कोई W डाटा आइटम नहीं है किसी राइट के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग और या किसी रीड के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो उसको अलाउ करने देगा। अच्छा, अब यहाँ पर W के ऊपर रीड का कॉन्सेप्ट, राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो अबॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प लेस देन है, T3 का टाइम स्टैम्प लेस देन है T4 के टाइम स्टैम्प से। तो जब लेस देन है तो कंपेयरिंग के टाइम पे वो क्या करेगा, इसको अबॉर्ट कर देगा, इसको अलाउ नहीं करने देगा। समझ आ गई बात? जब उसको अलाउ नहीं करने देगा, इट्स मीन कि T4 इज ग्रेटर, तो T4 अपना रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। T3 जो है वो टाइम स्टैम्प क्या करेगा, वो उसको अबॉर्ट कर देगा। और इसी सूरत में T5 सबसे बड़ा टाइम स्टैम्प है, तो उस बड़े टाइम स्टैम्प के होने की वजह से वो डाटा Y को राइट भी कर सकता है और Z इन दोनों को राइट भी कर सकता है। अब वो जहाँ T3 राइट कर रही थी टाइम स्टैम्प, वहां पर उसके ऊपर आपके पास T5 आ गया और वो उसको अलाउ कर देगा। मतलब जो ओल्डर ट्रांजेक्शन होंगी उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाएगी। जो यंगर ट्रांजैक्शन जिनकी टाइम स्टैम्प ज्यादा है
या जिनका टाइम स्टैम्प बड़ा है तो उनको वो अलाउ करने देगा। ओल्डर ट्रांजैक्शन जिनका टाइम स्टैम्प कम है उनको अलाउ नहीं करने देगा। ये आपके पास एग्जांपल थी टाइम स्टैम्प की कंपेयरिंग के लिए, तो आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि किस तरह से चीजें कंपेयर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलता है। अच्छा, करेक्टनेस ऑर्डर ऑफ द टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। अब जो हमारे पास टाइम स्टैम्प विद ट्रांजैक्शन विद स्मॉलर टाइम स्टैम्प है और वो ट्रांजैक्शन विद लार्जर टाइम स्टैम्प है, तो इस टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के अंदर इसकी ऑर्डरिंग ऐसी होती है कि जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है वो हमेशा वेट करती है यंगर ट्रांजैक्शन का। यंगर ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाती है तो देन ओल्डर ट्रांजैक्शन की बारी आती है। ये इसका एक ऑर्डर है, ठीक है। इस ऑर्डर को ग्राफ के जरिए से मैंने आपको मेंशन कर दिया। ये नोड्स हैं, ये ट्रांजैक्शन नोड्स हैं। उन ट्रांजैक्शन के ऊपर उनका स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प लगा हुआ है। उन टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग उन्हें एग्जीक्यूशन करनी है। जिनका टाइम स्टैम्प स्मॉलर है मींस के वो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, जिनका टाइम स्टैम्प लार्जर है मींस के वो यंगर ट्रांजैक्शन है। तो ओल्डर ट्रांजैक्शन हमेशा वेट करेगी यंगर ट्रांजैक्शन का, स्मॉलर टाइम स्टैम्प वाली ट्रांजैक्शन लार्जर टाइम स्टैम्प वाली ट्रांजैक्शन का वेट करेगी, ठीक है। अब इस ऑर्डरिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है कि सीरियलाइजेबिलिटी क्रिएट होती है। और जिसका हमने प्रेसिडेंस ग्राफ पीछे पढ़ लिया, आपके पास प्रेसिडेंस ग्राफ आ रहा है। प्रेसिडेंस के एक तरतीब और एक चीज एक के बाद दूसरी का आना, उसको हम प्रेसिडेंस ग्राफ कहते हैं। अब देयर विल बी नो साइकिल इन अ प्रेसिडेंस ग्राफ। प्रेसिडेंस ग्राफ में हमारे पास साइकिल्स कोई नहीं होते हैं। साइकिल्स होंगे तो डेडलॉक अपीयर होगा, ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास फिर ये हमारा फायदेमंद चीज है कि हम इसमें साइकिल्स नहीं अपीयर हो रहे। तो साइकिल जब अपीयर नहीं हो रहे तो हमारे पास उसका डेडलॉक भी नहीं आएगा। अच्छा, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम द डेडलॉक एज नो ट्रांजैक्शन एवर वेट। डेडलॉक से इसकी टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में हमारे पास डेडलॉक नहीं होते हैं। हम डेडलॉक से जो है वो बच जाते हैं। और ट्रांजैक्शन एवर वेट्स, नो ट्रांजैक्शन एवर वेट्स, तो ट्रांजैक्शन डेडलॉक की वजह से जो वेट करती है वो फिर नहीं हो पाता इसके अंदर। बट द स्केड्यूल में बी कास्केडिंग फ्री, नॉट बी कास्केडिंग फ्री। कास्केडिंग फ्री नहीं हो सकती है। अब कास्केडिंग फ्री क्या होती है कि अगर आपके पास ये ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट ना होती, जैसे ये डिपेंडेंट है इस प्रेसिडेंस ग्राउंडर, तो अगर उसमें से ये ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाती तो साथ में ये चीजें भी, ये ओल्डर ट्रांजैक्शन भी रोल बैक हो जाती। इसको कहते हैं कास्केडिंग के एक के साथ उसके जो डाटा आइटम के ऊपर जितनी ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट है वो भी साथ साथ रोल बैक हो जाए तो कास्केडिंग रोल बैक होगी। अब ये सूरत हाल इसमें नहीं होती है, इसके स्केड्यूल में ये इससे फ्री नहीं होता। अब इसमें अगर कोई एक रोल बैक हो गई तो ये क्योंकि इस पर डिपेंडेड है इसका टाइम स्टैम्प, तो ये भी रोल बैक हो जाएगी। इसकी वजह से इसके अंदर कास्केडिंग परफॉर्म होगी और जिसकी वजह से ये मे नॉट बी अ रिकवरेबल। इसको हम दोबारा से रिकवर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक का अपना टाइम स्टैम्प होगा। अच्छा, रिकवरेबिलिटी एंड कास्केड फ्री हम क्या करते हैं उसके लिए? प्रॉब्लम विद द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, ये चीज़ हमारे पास आती है प्रॉब्लम कि एक रिकवरेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है कि रिकवर नहीं होती है, और एक कास्केडिंग होती है, उसके अंदर कास्केडिंग रोल बैक होता है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? कहता है सपोज टी आई अबॉट बट टी आई जो है वो अबॉट हो जाती है, टी जे जो है वो रीड का कॉन्सेप्ट है, हैज रीड अ डाटा आइटम रिटन बाय द टी आई। अब टी आई जो है वो अबॉट हो गई है क्योंकि टी जे ने जो है वो डाटा आइटम को रीड कर लिया जो कि टी आई ने आपके पास रीड करना है डाटा आइटम को। देन उसके बाद क्या होगा? टी जे मस्ट अबॉट, टी जे लाजमन अबॉट होनी चाहिए। टी जे हैड फॉलो कमिट अर्लियर, या उसको जल्दी ही कमिट कर लेना चाहिए। उसने डाटा को रीड करना है, ये नहीं है कि टाइम स्टैम्प लेके पकड़ के बैठा रहे और वो टी आई जो राइट वाला आ रहा है वो उसको बैठ कर वेट करता रहे कि मैं रोल बैक हो रहा हूँ, तो ये अपना एग्जीक्यूशन ही नहीं खत्म कर रहा। या तो उसको अबॉट कर दिया जाए टीजे को, या फिर आप उसको कमिट अर्लियर कमिट कर ले ताकि वो फ्री हो जाए, तो फिर टी आई की बारी आ जाए। फर्दर अगर एनी ट्रांजैक्शन हैज रीड द डाटा आइटम रिटन बाय द टीजे, जो डाटा आइटम टीजे ने राइट किया हुआ है वो अगर कोई दूसरी ट्रांजैक्शन अपने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग रीड करना चाहती है या राइट करना चाहती है तो उसको अलाउ कर दिया जाए। तो दिस कैन लीड्स टू अ कास्केडिंग रोल बैक। अब ये जो डिपेंडेंसी है ये हमारे पास कास्केडिंग रोल बैक में आ जाती है। दिस इज अ चेन ऑफ अ रोल बैक, अ चेन ऑफ रोल बैक। कि आपके पास एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को अपने अकॉर्डिंग जो से वो अपने अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी शो कर रही है। जिस तरह ये डिपेंडेंसी प्रेसिडेंस ग्राफ में आ रही है, अगर एक रोल बैक होगा तो उसके साथ चेन ऑफ जितने रोल उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रोल बैक हो जाएंगे।
इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप the transaction is structured such that write all the performed at the end of the processing. तो जो write वाला काम है उसको सबसे आखिर में किया जाए, सबसे पहले read वाले काम को सामने लेकर आ जाए. And all write of a transaction form a atomic action. No transaction may execute with a transaction is being written. ठीक है, वो एटॉमिक की सूरत में होने चाहिए. एटॉमिक की सूरत में मींस कि एट अ टाइम एक ही दफा जो है वो राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, उस टाइम पे मल्टीपल राइट परफॉर्म ना हो. ठीक है, जब तक वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करती थी तब तक दूसरे को अलाउ ना किया जाए. जब वो एग्जीक्यूट कर लेगी ट्रांजैक्शन तो तब उसको अलाउ कर दिया जाए दूसरे को राइट करने के लिए. तो इस तरह से एक एटॉमिक एक्शन क्रिएट हो जाता है, एटॉमिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हम डाटा की इनकंसिस्टेंसी से बच सकते हैं. एक नंबर एक सोल्यूशन क्या है? एक तो सारे के सारे रीड के जो डाटा आइटम रीडिंग का प्रोसेस है उसको पहले परफॉर्म किया जाए और राइटिंग को बाद में. और फिर जब राइट का क्रिया किया जा रहा है तो एट अ टाइम एक ही दफा राइट किया जाए और दूसरे को बाद में मौका दिया जाए जब तक पहली वाली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती प्रॉपर तरीके से. A transaction that abort is restarted with a new timestamp. और ट्रांजैक्शन जो स्टार्ट हुई है उसको एक नया टाइम स्टैम्प दिया जाए, मतलब उसको जो रोल बैक होगी है या जो अबॉर्ट होगी है उसको एक नया टाइम स्टैम्प दे दिया जाए, उसको एक फ्रेश और यंग टाइम स्टैम्प बना दिया जाए, यंग ट्रांजैक्शन बना दिया जाए कि ये अभी अभी आई है जस्ट. तो जब यंग टाइम स्टैम्प बन जाएगी तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी और यंग टाइम स्टैम्प को फिर हम पहले फॉरवर्ड कर दिया करेंगे. तो एक तो ये सूरत है. ये तीन सोल्यूशन है हमारे पास जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकवरेबिलिटी कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को कास्केडिंग से बचा सकते हैं. सोल्यूशन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है कि लिमिट फॉर्म ऑफ द लॉकिंग. जो लॉकिंग आपके पास यूज कर रहे हैं, लॉकिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसको लिमिट कर दें, ज्यादा लॉकिंग ना ताकि आप कास्केडिंग रोल बैक ना हो, डिपेंडेंसी फिर खत्म हो जाएगी. एक चीज लॉक हुई है और उसने अनलॉक ही नहीं किया और रोल बैक हो गई तो फिर आपका वो लॉकिंग का जो सिस्टम है वो तो उसको कास्केडिंग पे मजबूर कर देगा. ये कास्केडिंग में मजबूर कर देगा फिर रिकवरेबिलिटी भी नहीं हो पाएगी. तो उसमें लॉकिंग सिस्टम को लिमिट कर दें. एंड वेट फॉर द डाटा आइटम टू बी कमिटेड बिफोर एंड रीड इट. और जब डाटा आइटम कमिट हो जाता है बिफोर रीडिंग से पहले पहले तो तब तक आप उसका वेट करते रहें और जब वो रीड हो जाए तब आप फिर आराम से लॉक लगा दें उसके ऊपर. और यूज कमेंट डिपेंडेंसी टू इंश्योर द रिकवरेबिलिटी. जब आप कमिट की डिपेंडेंसी लगाते हैं तो आपके लिए रिकवरेबिलिटी आसान हो जाती है. जब तक एक ट्रांजैक्शन ठीक तरीके से फुली कमिट नहीं हो जाती तब तक दूसरी ट्रांजैक्शन वेट करती रहे तो आपकी रिकवरेबिलिटी आसान हो जाती है. तो ये डिपेंडेंट होना चाहिए एक ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन के कमिट होने तक. जब तक वो कमिट नहीं होती है तब तक दूसरी ट्रांजैक्शन को अलाउ ना किया जाए और कास्केडिंग बोल जाती है. अच्छा, यहाँ हमने चीज पढ़ी थी ये ऑब्सोलीट वैल्यू. जब आपके पास टाइम स्टैम्प राइट का टाइम स्टैम्प लेस देन होगा मैक्सिमम टाइम स्टैम्प ऑफ राइट से तो वो गलत वैल्यू को राइट करेगा. जो रॉन्ग वैल्यू राइट हो रही है उसके लिए एक रूल आता है जिसको हम कहते हैं थॉमस राइट रूल. ये थॉमस राइट रूल क्या चीज है? इसको हम उसी तरह जिसमें ऑब्सोलीट वैल्यू आ रही है उससे बचने के लिए हम डाटा आइटम को रोल बैक कर देते हैं, ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देते हैं. तो हम इस रूल के हिसाब से अपने उस गलत वैल्यू को राइट करने से बच जाते हैं. ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ द वेरियस टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इन विच ऑब्सोलीट राइट वैल्यू में बी ऑब्सोलीट राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है. जब भी हमने ऑब्सोलीट वैल्यू का गलत वैल्यू जो होना शुरू होती है वो कब होता है? जब टी आई अटेम्प्ट्स टू राइट डाटा आइटम व्हेन टी एस आई इज लेस देन राइट मैक्सिमम राइट टाइम स्टैम्प. ये सूरत हाल मैक्सिमम राइट टाइम स्टैम्प इससे लेस देन होगा तो ये तब आपके पास ऑब्सोल्यूट वैल्यू को राइट करने देगा और ये अटेम्प्ट कर देगा और ऑब्सोल्यूट वैल्यू राइट हो जाएगी. अब रेदर देन रोल बैक ऑफ टी आई एज अ टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर ये ओल्डर ट्रांजेक्शन है रोल बैक करने की बजाय हम क्या करते हैं दिस राइट ऑपरेशन कैन बी इग्नोर्ड. ये राइट ऑपरेशन हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं जो कि ऑब्सोलीट वैल्यू परफॉर्म कर रहा है. अदरवाइज दिस प्रोटोकॉल इज सेम एज अ टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. जिस तरह हमारे पास टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल हमने ये ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल देखा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. ये ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के सारे टाइम स्टैम्प के जिनको हमने इस तरह से मेंशन किया उनके डिस्टेंस ग्राफ के जरिए से कि ओल्डर हमेशा यंगर का वेट करती है. ठीक है, और यंगर इस सूरत में फिर थॉमस राइट रूल के अंदर भी आपके पास क्या आ रही है? राइट रूल आ रहा है जो राइट टाइम स्टैम्प है ये वाला.
तो जब थॉमस राइट एंड रूल अलाउ द ग्रेटर पोटेंशियल कंकरेंसी, जब हमारे पास इसमें ग्रेटर पोटेंशियल कंकरेंसी होती है तो अलाउ सम व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल, हमारे पास सम व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स आ जाते हैं दैट आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। हमने दो किस्म की सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ी थी पीछे, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी थी और एक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी थी। तो ये सम व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स को अलाउ कर देगा और जिनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा जैसे रीड राइट और राइट रीड का और राइट राइट का है उनको अलाउ नहीं करने देगा, वो नॉन कॉन्फ्लिक्टेड होंगे, वो नॉन कॉन्फ्लिक्टेड सीरियलाइजेबल होंगे, जो हमारे पास व्यू सीरियलाइजेबल होंगे उनको अलाउ करेगा। जो कॉन्फ्लिक्टेड सीरियलाइजेबल हैं वो हमारे पास आगे अलाउ नहीं होंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का रेस्ट कर लें, 5-10 मिनट के बाद फिर क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर मैं अटेंडेंस भी आपकी ले लूँगा, ठीक होगी। तो 5-10 मिनट तक आप ब्रेक कर लें, दोबारा सेशन स्टार्ट करता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर ये हम वैलिडेशन और मल्टी वर्जन टू फेज लॉकिंग सिस्टम इस चीज़ को खत्म करेंगे। तो ये लास्ट पे कुछ स्लाइड्स जाएगी हमारे पास वैलिडेशन बेस में, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट 40 मिनट्स में, जो 40 मिनट्स का सेशन होता है इसके ऊपर, जूम के ऊपर, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट्स का आप लोग ब्रेक कर लें, 10 मिनट्स के बाद आप लोग जल्दी आ जाइएगा ताकि आप लोगों को दोबारा से क्लास स्टार्ट करवाएं। किसी का कोई क्वेश्चन टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के अंदर और थॉमस राइट रूल के अंदर? किसी का कोई क्वेश्चन? हुमायूं नहीं है आज, हुमायूं नहीं आया मेरे ख्याल में। मेरी आवाज भी सबको क्लियर आ रही है ऑलमोस्ट? यस सर, क्लियर आ रही है। ईद के करीब जो है ना, इंटरनेट भी काम करना शुरू कर दिया सबके हैं, पेपर से पहले नहीं कर रहे थे सबके काम। सबको आवाज अब क्लियर आ रही होगी। चले फैसल, ये वाला सेशन थोड़े के लिए 5-10 मिनट के लिए जो है वो ब्रेक ले लेते हैं, ठीक ठीक है है। सर। आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो आप लोग दोबारा से आ जाइएगा ताकि नेक्स्ट जो है वो आपका सेशन, ठीक ओके। है सर, ठीक है सर। फैसल भी कुछ समझ है? हेलो।